प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग भारत में 3 नए जो आपराधिक कानून बदले गए हैं उन पर संक्षिप्त बात करेंगे। ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना होगा कि एक प्रतियोगी को जितना जानना जरूरी है, करीब करीब उतनी बातें हमें करना है। भारत में 3 आपराधिक कानून जो बदले गए हैं उन पर कब ये लागू हुआ, वहीं से हम लोग बात शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2024, हाँ 1 जुलाई 2024 यही वो दिन है जब भारत ने औपनिवेशिक कानूनों को त्याग दिया। औपनिवेशिक कानून क्यों? क्योंकि ये कानून ब्रिटिश काल में बने थे और ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे। भारत ने इन कानूनों से मुक्ति पाई और 1 जुलाई 2024 से 3 आपराधिक कानून बदल दिए गए। अब वो कानून कौन से थे उनको हमें क्रम से देखना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला कानून आया भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, ध्यान रखना है कि हमें इसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही तरीके से यही पढ़ना है। भारतीय न्याय संहिता 2023, पहले इसकी बात करेंगे हम लोग। इसको अगर आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023। अब यहां जानना यह है कि इस कानून, जो ये कानून आया है, इसने किस कानून को रिप्लेस किया, किसकी जगह पर आया। तो इसे लाया गया है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ये भारतीय दंड संहिता 1860 में आया था। कब आया था? 1860 में। 1860 का निर्मित कानून भारतीय दंड संहिता, जिसको हम आईपीसी कहते हैं। अब ये इतिहास बन गया। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड बना 1860 में। अब इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर जो कानून आया है उसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता, BNS। क्या नाम देंगे आप? BNS। तो BNS से अब काम चलेगा, आईपीसी से नहीं। किससे चलेगा? BNS से। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो देखेंगे हम लोग कि जो नए कानून हैं इसमें 398 धाराएं, बस आप जान लें कि धाराएं कितनी हैं इसमें, तो 398। 358, ये मिस्टेक हुआ है। 358 धाराएं इसमें आई हैं, जबकि इसके पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। आईपीसी में कितनी थी? 511 धाराएं आईपीसी में थी। अब ये घट करके 358 रह गई है। इसी तरह से दूसरा कानून जो आया है, दूसरा कानून आप इसे कहेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, दूसरा कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, इसे भी आप उसी तरह लिखेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम
इसका अंग्रेजी हमें अलग से नहीं बनाना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 हमें उसी प्रकार लिखना है और इसे आप शॉर्ट में लिखेंगे BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, BNSS। इसने किस कानून को रिप्लेस किया? तो इसने CRPC को रिप्लेस किया। CRPC को दंड प्रक्रिया संहिता, इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता को हटाकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसको हटाकर इसको CRPC बोलते थे। CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका नाम हुआ करता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके जगह पर CRPC के जगह पर आ गया BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। धाराएं कितनी? तो इसके अंदर धाराएं हैं, इसमें जो धाराएं हैं वो हैं 531। जी हाँ, 531 धाराएं इसमें सम्मिलित हैं, जबकि CRPC में धाराओं की संख्या थी 484। यानी यहां भी धाराओं में अंतर हुआ। 484 धाराओं के जगह पर अब बढ़ा करके 531 धाराएं कर दी गई। इस प्रकार आप देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में जो धाराएं थी उनकी जगह पर जो धाराएं आई हैं अब वो थोड़ी सी उनमें वृद्धि हुई और यहाँ जो है 511 से 358 हुए, जबकि दूसरी जगह आप देखेंगे तो यहाँ 484 के जगह पर अब 531 धाराएं चल रही हैं। इसी प्रकार तीसरा जो कानून है उसकी भी बात कर लें हम लोग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया आया है जो, अब इसकी बात करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये भी 1923 अधिनियम, 2023। इसको एविडेंस एक्ट कहते थे, यानी इसको इस वक्त कहेंगे। फिर इसको भी उसी तरह लिखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस कानून ने किसको रिप्लेस किया? तो ये भी एविडेंस एक्ट, ये भी साक्ष्य अधिनियम था। साक्ष्य अधिनियम 1872 को इसने रिप्लेस किया है। ये कानून 1872 में बने थे, जिसको एविडेंस एक्ट कहा जाता था। एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट 1872 को हटा करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अब आ गया है और इसमें भी धाराओं में अंतर हुआ है। पहले ये 167 धाराएं हुआ करती थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धाराओं की संख्या थी 167, जो अब बढ़ करके हो गई हैं 170। तो यहाँ धाराएं अब मिलेंगी हमें 170, जो पहले 167 हुआ करती थी। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि भारत में 3 कानून, जो तीनों आपराधिक कानून थे, इन्हें बदल दिया गया है और बदल करके इसके जगह पर जो कानून आए हैं
अब हम उसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए, इसका नाम हम लोग देंगे बीएसए 2023, बीएसए 2023। इस तरह से 3 कानूनों में बदलाव हुआ। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये 3 कानून बदले गए। जो महत्वपूर्ण बातें इसके साथ हैं उस पर भी चर्चा कर ली जाए। तो महत्वपूर्ण बातें जो इसके साथ हैं वो है कि ये कानून दिसंबर 25, 2023 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर सिग्नेचर किया। राष्ट्रपति महोदया ने के हस्ताक्षर हुए और इस तरह से ये कानून फाइनली तैयार हुए, जिन्हें जुलाई 1, 2024 को लागू कर दिया गया। तो एक महत्वपूर्ण तिथि आपको जानना है कि जुलाई 1, 2024 को ये तीनों कानून लागू होते हैं। दिसंबर 25, 2023 को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इस पर दस्तखत कर दिया जाता है। इस तरह से ये कानून जब भी इस पर समय होगा तो वो राष्ट्रपति महोदया के सिग्नेचर के साथ यानी कि बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी तीनों कानूनों को 2023 के साथ ही हम ध्यान रखेंगे। कुछ और चीजें जो बहुत जरूरी थी, जिन पर सिविल सोसाइटी से, समाज के दूसरे वर्गों से या पीड़ित पक्ष से, हर तरफ से जो बात आ रही थी, उसमें कुछ नई बात इसमें जो शामिल की गई हैं, समय के साथ जो परिवर्तित की गई हैं, वो जो हैं उन पर हम लोग कुछ ध्यान देंगे। और उसमें पहला है, आप जान लें कि मॉब लिंचिंग पर कानून बना। मॉब लिंचिंग को क्लियर किया गया। ये बहुत दिन से मांग थी कि मॉब लिंचिंग पर जो है कानून बने, तो मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया गया। सबसे पहले विद्यार्थी ये जाने कि मॉब लिंचिंग क्या है। तो यहाँ बीएनएस की धारा 103(2) में आप इसको जानेंगे कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) के अंतर्गत, बीएनएस 103(2) के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले कि इसको परिभाषा दी गई, इसको परिभाषित किया गया कि मॉब लिंचिंग है क्या, क्योंकि मॉब लिंचिंग पर अपने अपने ढंग से बार बार बातें निकल के आती थी कि इनको मॉब लिंचिंग कहा जाए। माननीय कोर्ट के द्वारा भी कई बार इसमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए और अंततः इसे परिभाषित किया गया। और जो परिभाषा है वो ये है कि मॉब लिंचिंग क्या है। मॉब लिंचिंग को तो सबसे पहले जान लीजिए कि भीड़ द्वारा की गई हत्या। सबसे पहले तो इसको जान लें, भीड़ द्वारा की गई हत्या, इसी को हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। और मॉब लिंचिंग में क्या हुआ, 5 या 5 लोगों से अधिक, इस परिभाषा को जान लें कि 5 लोग या फिर 5 लोगों से अधिक लोग मिलकर समूह बना करके, किस रूप में, जाति या धर्म के रूप में, मतलब या जाति, धर्म, भाषा, लिंग, इन आधार पर, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संप्रदाय, जन्मस्थान, उसी तरह संप्रदाय, जन्मस्थान, यानी ये जो दशाएं हैं, इनके आधार पर या किसी अन्य या इसी प्रकार की आप कर सकते हैं कि ऊपरयुक्त अन्य कारण
हो सकते हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करते हुए कहा गया है कि 5 या 5 लोगों से अधिक भीड़ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग, संप्रदाय और जन्म स्थान के आधार पर या उसी तरह किसी अन्य कारण से अगर किसी की हत्या कर देती हैं, क्या कर देंगी? अगर किसी की हत्या करती हैं तो इसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा। मॉब लिंचिंग को क्या परिभाषित किया गया कि मात्र 5 लोग, कितने? 5 लोग, 5 लोग भी हो सकते हैं या 5 से अधिक कितने लोग भी हो सकते हैं। 5 या 5 से अधिक लोग अगर कभी किसी की जाति का नाम लेकर, कोई धर्म का नाम लेकर, भाषा का नाम लेकर, संप्रदाय का नाम ले लें, जन्म स्थान या लिंग का नाम ले लें या कोई और इस तरह के विभाजक कारण का नाम लेकर अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा। ये बीएनएस की धारा 103(2) में साफ साफ स्पष्ट किया गया है और इसके लिए मॉब लिंचिंग की जो दंड है, दंड का जो प्रावधान है वो सीधा सीधा मृत्यु दंड, मॉब लिंचिंग को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास की सजा होगी। मॉब लिंचिंग के लिए जो कानून बना, मॉब लिंचिंग माने भीड़ द्वारा की गई हत्या। अगर भीड़ ने इस तरह से किसी की हत्या की तो जो दंड का प्रावधान है वो या तो मृत्युदंड है या फिर आजीवन कारावास होगा। इसके लिए बिल्कुल कठोर सजा की बात की गई है। एक और महत्वपूर्ण काम इस कानून के अंतर्गत किया गया है, वो ये है आतंकवाद को परिभाषित किया गया। तो हम लोग थोड़ा सा बात इस पर कर लें कि अगला काम किया गया है आतंकवाद, आतंकवाद को परिभाषित किया गया, क्योंकि इसके पहले हमारे कानून में कोई इस प्रकार की परिभाषा नहीं थी। आतंकवाद को परिभाषा दी गई या परिभाषित किया गया। अब क्या परिभाषा है ये भी हमें जान लेना है। वो बीएनएस की धारा 113, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के अंतर्गत आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आतंकवाद में क्या है, क्या परिभाषा तय की गई है। तो हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, कोई व्यक्ति बम, डायनामाइट, बम ले ले, डायनामाइट ले ले, अन्य विस्फोटक पदार्थ, इसके अलावा अन्य विस्फोटक पदार्थ, डायनामाइट के अलावा भी बहुत तरह के विस्फोटक हैं, एक्सप्लोसिव हैं, आरडीएक्स है, क्या क्या है। तो डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थों को सम्मिलित किया। उसके साथ साथ आग्नेयास्त्र, यानी हथियार। कैसे आग्नेयास्त्र? खतरनाक तरीके के रासायनिक या जैविक हथियार, रासायनिक या जैविक हथियार, रासायनिक या जैविक हथियार। इनकी बात कर लें, अगर ये हथियार उनके पास है, इन सभी या अन्य खतरनाक पदार्थ या अन्य खतरनाक तरीके, यानी अन्य खतरनाक तरीका, यानी इनमें से चीजों को करे या करने का प्रयास करे, ये माध्यम अपनाए और इस माध्यम को अपनाने के बाद
भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इनको करके क्या करें? भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये सारी चीज, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा, उसको भी शामिल कर लिया गया है, या आर्थिक सुरक्षा, इन चीजों पर, आर्थिक सुरक्षा, इन चीजों पर अगर खतरा उत्पन्न हो जाए, इन चीजों पर खतरा हो तो ऐसा कृत्य आतंकवाद समझा जाएगा। पुनः एक बार इस बात को हम लोग समझेंगे कि आतंकवाद को परिभाषित किस कानून में किया गया? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 113, भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बम से, डायनामाइट से, अन्य कोई विस्फोटक पदार्थ से, आग्नेयास्त्रों से, रासायनिक या जैविक हथियारों से, उसके अलावा कोई अन्य भी खतरनाक तरीका अपनाता है और इन सभी चीजों को अपनाकर इनके माध्यम से क्या करता है? तो भारत की एकता पर, भारत की अखंडता पर, भारत की संप्रभुता पर या भारत की किसी भी तरह की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करता है, तो ऐसा कृत्य, ये कृत्य, इस कृत्य को क्या कहा जाएगा? यह कृत्य आतंकवाद होगा। इस कृत्य को आतंकवाद कहा जाएगा और इस कार्य को करने वाला, इस कृत्य को करने वाला आतंकवादी कहा जाएगा, आतंकवादी होगा। तो इस तरह से हमारे कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया। अब हम दंड की बात कर लें कि कौन सी दंड की व्यवस्था इसके लिए है। तो जो भी खतरे उत्पन्न होंगे उनकी गंभीरता को देखते हुए न्यूनतम 5 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष की सजा या केवल मृत्युदंड या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो दंड के जो प्रावधान हैं वो क्या है? अगर खतरा कम ही हुआ तो 5 वर्ष की सजा, नहीं तो फिर मृत्युदंड या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की व्यवस्था आतंकवादी के लिए इस कानून में रखी गई है। इसके अलावा इस कानून की और जो सबसे अच्छी बात है इन कानूनों में, वो अब आपके सामने आ रही है और वो है जीरो FIR, जीरो FIR की व्यवस्था। अगली जो बात आपके सामने है वो क्या है? जीरो FIR की व्यवस्था, जीरो FIR की व्यवस्था। इसी को चाहें तो आप कह लीजिए EFIR, EFIR, चाहें तो आप इसका नाम रख लीजिए EFIR, इलेक्ट्रॉनिक FIR। तो जीरो FIR या इलेक्ट्रॉनिक FIR है क्या? हम लोग इसे थोड़े में जान लें कि पीड़ित व्यक्ति कहीं से, किसी भी थाने के क्षेत्र से FIR दर्ज करवा सकता है। जीरो FIR का तात्पर्य कि पीड़ित व्यक्ति किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से FIR, किसी भी स्थान से FIR दर्ज करवाने का अधिकार रखता है। ये व्यवस्था बिल्कुल शानदार व्यवस्था की गई। एक पीड़ित व्यक्ति को अधिकार मिला कि अब उसे ये नहीं देखना है
कि घटना जहां हुई है उसी संबंधित थाने में जाएंगे। इसके पहले होता था कि अगर घटना घटी, आपकी जेब कट गई आपकी लखनऊ में, आप आ गए और गोरखपुर में चाहें कि हम FIR दर्ज करा दें, तो यहां दिक्कत थी कि घटना स्थल पर आपने सूचना दी कि नहीं दी। अब पीड़ित व्यक्ति कहां FIR दर्ज कराएगा, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया कि अब वो चाहे जहां से उसकी इच्छा हो वहां से FIR दर्ज करवाएगा और 15 दिन के भीतर, 15 दिन के अंदर उसके थाने में, उसके या संबंधित जो भी कह लें, संबंधित थाने में केस ट्रांसफर हो जाएगा। FIR संबंधित थाने में वो FIR ट्रांसफर हो जाएगी, FIR ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह से जो 0 FIR की व्यवस्था की गई है वो अपने आप में अद्भुत है। ये जो है कहीं से भी FIR लिखवाना, इसको कहते हैं 0 FIR या फिर EFIR, कोई भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि इस कानून के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें ध्यान देने हैं। वो तो बिंदु नंबर 1, जैसे कि हमने देखा कि सभी कानून भारत की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो सभी कानून, पहली बात क्या है कि सभी कानून संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण चीज कि अब जो कानून है वो संपूर्ण भाषाओं में, यानी कितनी भाषाओं में, कम से कम 22 भाषाओं में, अंग्रेजी को छोड़कर 22 भाषाओं में ये उपलब्ध हैं। भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। दूसरी बात कि FIR से लेकर, FIR होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, FIR होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो समय लगेगा, FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जो समय है वह है 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट तक 3 वर्ष, यानी कि केस 3 वर्ष के भीतर भारत की प्रारंभिक न्यायिक व्यवस्था से लेकर सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था तक, अर्थात प्रारंभिक स्थानीय कोर्ट से लेकर और सर्वोच्च न्यायालय तक 3 वर्ष में उसे हो जाना है, फाइनल हो जाना है, अर्थात वो केस क्लोज हो जाना है, क्लियर हो जाना है। तो इस तरह से आपने देखा कि जल्दी से त्वरित न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया इसमें अपनाई जा रही है। तो त्वरित न्यायिक प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है और इसके लिए अगर कोई घटना है तो उसको 45 दिनों के भीतर, और अगर आरोप लगाने की दशा में, और आरोप की दशा में 60 दिन, 60 दिन के अंदर जांच पूरी होनी है, जांच पूरी होनी है। तो आपने देखा कि एक दूसरा जो क्रांतिकारी बात है वो ये
कि न्यायिक प्रक्रिया त्वरित होगी, 45 दिनों के भीतर उस केस की जांच हो जाएगी। अगर किसी केस में कोई आरोप लगाए गए हैं तो वो भी मात्र 60 दिन के अंदर उनकी सारी प्रक्रिया संपूर्ण कर देनी है और समयबद्ध न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। समयबद्ध न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। तो इस कानून की जो खास बात है वो है कि कम समय में यानी त्वरित न्याय की व्यवस्था, त्वरित न्याय की व्यवस्था एक संवेदनशील विषय कि महिलाओं और बच्चों के मामले में संवेदनशील विषय। अगला कि महिलाएं, अगला बिंदु है महिलाओं और बच्चों के मामले में अधिक संवेदनशीलता का परिचय दिया गया है, यानी अधिक संवेदनशील तरीके से इसे हैंडल किया जाएगा। यानी कि अधिक संवेदना का तात्पर्य कि महिलाओं के जो उनके व्यवहार हैं, उनके सम्मान पर, उनके ऊपर, उनकी सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं होगा। बच्चे जो हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए, उनके बचपन का ध्यान रखते हुए, उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए पूरा संवेदनशील होकर के ये संपूर्ण तंत्र कार्य करेगा। एक अगला पक्ष है इसमें, अगला बिंदु तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। तकनीक का प्रयोग, तकनीक के ढेर सारे प्रयोग इसमें होंगे, जैसे व्हाट्सएप पर समन जा सकता है, समन भेजा जा सकता है व्हाट्सएप पर। उसके अलावा ऑनलाइन शिकायत है, ऑनलाइन शिकायत की बात है। तो इस तरह से जो और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सबूत होंगे, जो साक्ष्य होंगे, वो स्वीकार किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार किए जाएंगे। तो अगली बात आपने देखा कि टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगी व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, ऑनलाइन शिकायत के द्वारा और तरह तरह के वीडियो बनाए गए या फिर ऑडियो ट्रैक या तमाम तकनीकी तरीके से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और इस प्रकार न्याय को और त्वरित और आसान बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, पुलिस बल को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस बल और संपूर्ण जो संबंधित जो विभाग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इनको प्रशिक्षण दे करके नए कानूनों के प्रति उनका जो है समझ विकसित किया जा रहा है, ताकि वो 1 जुलाई से, पिछले 1 जुलाई से वे नए कानूनों के तहत के आधार पर कार्य कर रहे हैं और उनको जो है पूरी जानकारी दी जा रही है। इस तरह से हम लोगों ने संक्षिप्त में ये तीनों कानूनों पर बात की। अंतिम बात एक और कर लिया जाए चलते चलते कि जब ये कानून लागू हुए तो पहला एफआईआर दिल्ली में दर्ज किया गया, यानी 1 जुलाई 2024 को नए कानून के द्वारा, यानी नए कानून के आधार पर प्रथम एफआईआर आप ध्यान रखेंगे कि दिल्ली की जो कमला मार्केट पुलिस स्टेशन, प्रथम एफआईआर कमला मार्केट पुलिस स्टेशन, कमला मार्केट पुलिस स्टेशन, चलिए कमला मार्केट पुलिस स्टेशन नई दिल्ली
यहां पर एक वेंडर के द्वारा, जिसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक फुट ब्रिज था, फुट ओवर ब्रिज, जो पैदल पार करने के लिए ब्रिज बने होते हैं, उसके नीचे किसी तरह की अतिक्रमण को लेकर के शिकायत किया एक वेंडर ने, और इस तरह से जो प्रथम एफआईआर दर्ज हुआ वो एक वेंडर के द्वारा दिल्ली के, आपने देखा, कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। और ये इसमें बीएनएस की धारा 285 के तहत, 285 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। तो पहली घटना को ध्यान रखेंगे कि शुरुआत इसकी हो चुकी है और आगे अनेकों घटनाएं सम्मिलित हैं इसमें। इनके साथ संक्षिप्त में जो है ये बातें हम लोगों ने किया। धन्यवाद।